Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनईडी यूनिवर्सिटी का आपने 2025 का फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करनी है। एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस आज 7 अप्रैल वाले दिन अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि आपने किस तरीके से एनईडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले भाई आपके पास कोशिश करें कि कोई लैपटॉप होना चाहिए, नहीं तो कोई कंप्यूटर होना चाहिए। मोबाइल के ऊपर आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे तो कोशिश करें कि मोबाइल के ऊपर फॉर्म फिल ना करें, अदरवाइज गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो भाई मोबाइल के ऊपर फॉर्म को फिल ना करें। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आपके इलाके के अंदर कोई भी जो डॉक्यूमेंट शॉप होगी वहां पे चले जाइए। डॉक्यूमेंट शॉप के ऊपर बैठ के इस वीडियो को इस्तेमाल करते हुए आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस चीज को जहन में रखिएगा। खुदारा लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए फॉर्म को फिल करें, मोबाइल के ऊपर कभी भी फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि आपकी डिटेल्स होती हैं, चीजें होती हैं। अगर वो चीजें आपने गलत डाल दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास कोई भी ब्राउजर है, आपने उस ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे गूगल का ब्राउजर, मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे गूगल का ब्राउजर ओपन हो गया। अब जरा गौर से बात समझिएगा, ये जो गूगल का ब्राउजर है आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने गूगल के ब्राउजर को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपल इसको पेंड कर दीजिए। आप लिखिए एनईडी 2025 एडमिशंस, एनईडी 2025 एडमिशंस। आपके पास इस तरीके से एनईडी 2025 एडमिशंस एनईडी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आ जाएगी। आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आएगी, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सही है। आप जाएंगे सिंपल तरीके से एडमिशंस के कॉलम के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के आपने कॉलम को टिक कर लेना है। आपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस को टिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर दी अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस लिखा हुआ है, आप इस पे टिक करेंगे। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे अपना। भाई यहाँ पे पहले साइन अप करना पड़ता है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है ना, आप अपनी ईमेल आईडी नहीं डाल सकते भाई। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप साइन अप करने पे जाओगे। तो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये साइन अप के ऊपर मैं चला गया। सही है, साइन अप के ऊपर मैं चला गया। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि भाई कंप्यूटर का या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करो, अपना नेम, फादर नेम, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह आपने डालना है। यानी कि जो भी आपका नाम और फादर का नेम आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर रखा हुआ है, वो आपने उसके हिसाब से अपना नाम एंटर करना होता है। स्पेलिंग वगैरह आपने सही रखनी होती है, बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। सही है। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी कैटेगरी को हमेशा सही सेलेक्ट करना है। मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो ऑलरेडी डिजाइन करी हुई है। याद रखिएगा, एनईडी के अंदर जो आपको एडमिशन मिलता है, इसमें दो चीजें बड़ी कंपलसरी होती हैं। आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है एनईडी में एडमिशन के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपका जो इंटरमीडिएट का या ए लेवल्स का बोर्ड होता है, वो बड़ा मैटर करता है। आप कराची बोर्ड से बिलोंग करते हो, मीरपुर खास बोर्ड से बिलोंग करते हो, हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हो, जहां से आपका सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट ईयर हैदराबाद बोर्ड से है, सेकंड ईयर जियाउद्दीन बोर्ड से है। ऐसे बच्चों का एडमिशन बहुत से केसेस में नहीं ऑफर किया जाता, क्योंकि दोनों बोर्ड्स का सेम होना कंपलसरी है। इस ऐसे बच्चों को जरूरी है कि वो एनईडी विजिट करें और अपनी एप्लीकेशन वहां पे सबमिट करवाएं। नॉर्मली जो एक अच्छा बच्चा होता है, एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसके दोनों सालों का एक ही बोर्ड होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। कराची बोर्ड से अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे हो, या हैदराबाद बोर्ड से, या सक्कर बोर्ड से, मीरपुर खास बोर्ड से, तो आपको वो चीज आप पे बड़ी मैटर करती है, क्योंकि उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, नेम एंटर करोगे, आपका जो भी नाम है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद हाशिम जिया है, तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से मोहम्मद हाशिम जिया करके नाम को एंटर कर दूंगा। जो भी आपका नेम आ रहा है, आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन इसके बाद आपने सिंपल तरीके से अपने फादर नेम को एंटर करना है। जो भी आपके फादर का नेम है, आप उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली एंटर करोगे। सही है। इसके बाद आप अपने ऑफिशियल ईमेल, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है ना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, उसको यहाँ पे एंटर करोगे। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ बच्चों का ईमेल एड्रेस होता है salman khan123@gmail.com। भाई अगर आपका ईमेल एड्रेस इस तरह की फनकारी आ रही है, या गलत काम है। खुदारा इस तरह का ईमेल एड्रेस, पिंकी प्रिंसेस या प्रिंस कुमार या इस तरीके का जो अगर आपका ईमेल एड्रेस है, गली बॉय, बेड बॉय 123, तो भाई ये प्रोफेशनली इंतहाई गलत चीज होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद आप एक प्रोफेशनल लाइफ पे जाते हो। तो अगर आपका इस तरह का ईमेल एड्रेस है, ये इंतहाई गलत चीज है। आप कोशिश करें कि आपके नाम का एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई नेम इज मोहम्मद हाशिम जिया, सो माई ईमेल एड्रेस शुड बी hashimzia@gmail.com, या hashimzia@94gmail.com, या हाशिम जिया 99@gmail.com। सिमिलरली आपका नाम सारा अहमद है, तो सारा अहमद 12@gmail.com, यानी कि आपके नेम का जीमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस फिर थ्रू आउट
ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। यूनिवर्सिटी के 4 साल तक आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रखनी है। उसके बाद इस कोड को आपने यहाँ पे डाल देना है। जब ये करके सबमिट करवा दोगे तो आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे रखा होगा उसके ऊपर आपके पास आपका पासवर्ड और आपका पास एक लिंक आ जाएगा, जिस लिंक के जरिए आपने ज्वाइन करना है। सही है ना? मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ऑफिशियल डेटा होता है, मगर आपने क्या करना है, अपना नेम रखना है, फादर नेम यहाँ पे लिखना है और अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखते हुए उसकी स्पेलिंग को लाजमी तौर पे चेक कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी से मैं स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या काम करना है, साइन अप की इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। साइन अप का जो ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास कोई आपकी ईमेल आईडी आपने अपनी जीमेल की या हॉटमेल की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती और भी करते हैं। मुझे मालूम है आपके पास एक बहुत अच्छा सा आईफोन 15 है, 14 है, 12 है, 6 है, 7 है, मगर खुदारा जो एप्पल आईडी होती है ना, डेट इज नॉट योर ईमेल आईडी। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। ईमेल आईडी का मतलब होता है आपकी जीमेल आईडी का होना। नॉर्मली अब आउटलुक भी काफी आउटडेटेड हो गई है, नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर में इस्तेमाल होती है। तो अपनी जीमेल की आईडी अच्छी खासी बनाया करें, उस जीमेल की आईडी को इस्तेमाल करना होता है। तो भाई उसको यहाँ पे मत डाल दीजिएगा, आप साइन अप पहले करोगे। जिस तरह कोई भी आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए करते हो, उस साइन अप के मैं ऑप्शन पे जाऊंगा। देखो, जब मैं साइन अप के ऑप्शन पे जाऊंगा ना, मुझसे क्या बोलेगा कि भाई ये वही इंस्ट्रक्शंस कह रहा है जो इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करी, कि भाई आपने अपने कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, पीसी का इस्तेमाल करना है। मोबाइल का इसके ऊपर इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि मोबाइल के जरिए फॉर्म गलत फिलअप हो जाता है। आपके इलाके में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन शॉप है, वहां से जाके फिल करवा लीजिए, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज वहां पे जाके बैठ के इस वीडियो को देखते हुए फिल कर लीजिए, दोस्तों से शेयर करिए इस बात को। आपने अपना नेम, फादर नेम अपना किस तरीके से रखना है, जो भी आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर या आपकी मार्कशीट के ऊपर या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर या कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका नेम लिखा हुआ है, सेम नेम आपने एंटर करना है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको फिर एनईटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका जो ओरिजिनल बोर्ड है इंटरमीडिएट का, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। एनईडी में एडमिशन आपको दो कैटेगरीज में मिलता है, दो बेसिस के ऊपर मिलता है, दो क्वालिफिकेशन होती है एनईडी में एडमिशन की। एक, आपके पास सिंध का अगर डोमिसाइल होगा तो वो आपको रेगुलर कैटेगरीज पे अप्लाई करने में मदद करता है। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो आप सिर्फ स्पॉन्सर की कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो, जिसकी फीस आपको एट द टाइम ऑफ टेस्ट 10 लाख। पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर की कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गिनी चुनी 3-4 कैटेगरी और होंगी, वो लोग ज्यादा एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी के पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है और वो एनईडी में एडमिशन हासिल करना चाहता है, तो आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि सिंध का डोमिसाइल ना होने की वजह से आप सिर्फ स्पॉन्सर की कैटेगरी पे अप्लाई कर सकोगे। मैं आगे चल के दिखाऊंगा भी, जिसकी टेस्ट से पहले आपको फीस देनी होगी 10,65,000 रुपए। याद रखिएगा जुमले को। और अगर आपके पास सिंध का किसी भी शहर का डोमिसाइल है तो आप रेगुलर कैटेगरी के ऊपर नॉर्मल कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी क्वालिफिकेशन जिसकी बेसिस पे एनईडी में एडमिशन मिलता है, वो आपका इंटर का बोर्ड होता है। चाहे वो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है, चाहे ए लेवल्स है, चाहे वो फेडरल बोर्ड है, चाहे वो जियाउद्दीन बोर्ड है, चाहे वो मीरपुर खास है, सक्कर है, लड़काना है, हैदराबाद है, कोई भी बोर्ड हो आपका, मगर सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो आप सिर्फ स्पॉन्सर कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 10,65,000 रुपए एनईडी के टेस्ट से पहले सबमिट करवाने होंगे। क्योंकि जब आप स्पॉन्सर या सेल्फ पे टिक करोगे तो आपके चालान के अंदर वो फीस लग कर आएगी। आप राउंड 1 से पहले भी फीस पे कर सकते हो स्पॉन्सर की, राउंड 2 से पहले भी कर सकते हो। याद रखिएगा इस चीज को। सही है ना? अच्छा, अब इसके अलावा आपको अपनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो में ऑलरेडी ये तमाम बातें सिखाई हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? टेस्ट की तैयारी करना। ये तमाम चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, मगर याद रखिएगा अपने फॉर्म को कोशिश करें कि आप मई के स्टार्ट के अंदर सबमिट करिएगा। कोशिश करें अप्रैल के एंड में सबमिट करें। पहले दिन फॉर्म सबमिट ना करें, फीस पे ना करें, क्योंकि भाई आपका वनडा टेस्ट पहले दिन कंडक्ट होगा। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बेटा फॉर्म थोड़ा लेट सबमिट करवाओ। कोशिश करो, 21 मई तक का टाइम है फॉर्म फिल करने का, 21 मई तक का टाइम है। 24 मई को एनईडी का टेस्ट होगा, तो ये जो टाइम है तैयारी करने का है। इसीलिए मेरा एनईडी का न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जिस बैच में आपकी राउंड 1 की तैयारी भी कवर करवाएंगे, राउंड 2 की तैयारी भी कवर करवाएंगे। लास्ट ईयर राउंड 1 में भी मेरे बच्चों की पोजीशन थी, राउंड 2 में भी पोजीशन थी। नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, एनईटी हो, कॉमसेट्स हो, मेहरान हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की हर बोर्ड के अंदर, हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशंस हैं। तो भाई हम बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे होते हैं। तो मेरा न्यू बैचेस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने इसके ऊपर टिक करना है, आई हैव रीड द अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और प्रोसीड कर देना है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या रखोगे? अपना नेम यहाँ पे लिखोगे। मैं यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मना होता है, किसी भी वेबसाइट की तरफ से मना होता है। आपका जो भी नेम है ओरिजिनल, आपने नेम रखना है एज पर योर एसएससी, यानी कि जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, आपने वो नाम यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कोई गलती है, तो पहले जाके मैट्रिक का सर्टिफिकेट चेंज करवाओ। याद रखिएगा, जो नाम आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, आपने सेम नाम यहाँ पे रखना है।
करना है। आपके फादर का नेम जो उनके एसएससी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के ऊपर या आपके एसएससी इक्विवेलेंट मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है, उस नाम को एंटर करना है। अगर आपके वालिद मोहतरम का नाम है दिलशाद अहमद, तो दिलशाद अहमद जिस तरीके से आपके मैट्रिक मार्कशीट के ऊपर फादर का नेम लिखा हुआ है, सेम नाम यहाँ पे लिखोगे। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस रखोगे। अच्छा, मैं एक गलती बहुत ज्यादा देखता हूँ, अक्सर बच्चे जो है ना अपने ईमेल एड्रेस उनका होता है बैड बॉय 42 है भाई, सलमान खान 74 है भाई, या फिर उनका होता है शाहरुख खान 14 या प्ले बॉय समथिंग करके या प्रिंसेस अम्मारा। भाई इस तरह की ईमेल आईडीज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से किसी भी बच्चे की ऐसी ईमेल आईडी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाओ अपनी। जैसे लेट सपोज मेरा नाम अगर हाशिम जिया है तो मैं सिंपल अपनी ईमेल आईडी डिजाइन करूंगा हाशिम जिया 12@gmail.com या हाशिम जिया 99@gmail.com। प्रोफेशनल ईमेल आईडी का नुकसान कोई भी नहीं होता, फायदा ही होता है कि अगर आपका कोई गलत ईमेल एड्रेस होता है ना, प्ले बॉय या सलमान खान शाहरुख खान, अगले 4 साल तक आपको ऑफिशियल ईमेल उस तरह की ईमेल एड्रेस के ऊपर आ रही होती है, तो सबके लिए मजाक का बायस होता है। क्लास के बच्चे भी आप पे हंसेंगे, अदरवाइज बैठ के लोग बैठ के हंसेंगे, यार किस तरह का ये बच्चा है कि इसकी ईमेल आईडी है प्रिंसेस अम्मारा, प्रिंसेस सारा है भाई। तो इस तरह की ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। कल को जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो पहली फुर्सत में ही रिजेक्शन मिल जाती है जॉब के अंदर। जो अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जैसे कि जीएसके है, रैकेट है आपके पास, GlaxoSmithKline की मैंने बात कर ली, शेल हो गया आपके पास, Amazon हो गया आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये पहले ही फुर्सत में रिजेक्ट कर देती है बच्चे को अगर वो उसकी इनअप्रोप्रिएट आपकी ईमेल आईडी होती है। तो ईमेल आईडी अपनी खुदारा सही से बनाओ। मैं आपको एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, एक वो बंदा है जिसने खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा काम करा, मैंने खुद जीएसके के अंदर बेटा मल्टीपल मार्केट्स को मैनेज करा, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ताकि कल को आप तैयार हो सको उस चीज के लिए। भाई ये चीजें कोई भी नहीं बताता। तो ईमेल आईडी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट को सेलेक्ट करो, अपनी बर्थ के महीने को सेलेक्ट करो, अपनी यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट करो। 2000 या उसके बाद के बच्चे खाली एनईडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1999 की है, आप एलिजिबल इंडियन एडमिशन लेने के ध्यान में रखिएगा। आप 2000 से पहले के बच्चे एनईडी में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है 25 साल से बड़ी उम्र का बच्चा थोड़ी एडमिशन लेगा, 25 साल से बढ़ेगा। 2000 के अंदर 2000 वाला लास्ट लिमिट है, यानी कि 2000 से जो ओल्डर बच्चा है वो एनईडी में एडमिशन नहीं ले सकता। इसके बाद जो ये जो कोड आ रहा है ना, कोड लिखा हुआ है, जैसे ये कोड लिखा हुआ है वैसे इस कोड को उतारोगे, कैप्स लॉक चेक कर लेना, फिर सबमिट करवाओगे। जब आप सबमिट करवा दोगे तो आपकी ईमेल के ऊपर आपके पास पर्टिकुलरली लिंक आ जाएगा, उसमें पासवर्ड गिवन होगा। उस पासवर्ड को और अपनी ईमेल को फिर आप जाके यहाँ पे डालोगे साइन इन के ऑप्शन के ऊपर। तो याद रखिएगा, जब आप अपना नेम यहाँ पे रख दोगे, अपने फादर नेम रख दोगे, ईमेल एड्रेस रख दोगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे और इस कोड को डालोगे, फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके पास लिंक आ जाएगा। बहुत दफा आपकी इनबॉक्स के ऑप्शन में अगर ना हो तो स्पैम के पोर्शन में, जंक के पोर्शन में, प्रमोशन के उस फोल्डर में चेक कर लीजिएगा, वहां पे नहीं तो आपके पास ईमेल, या अगर आपके पास ना आए तो प्रमोशंस के ऊपर चेक कर लीजिएगा, सोशल पे चेक कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे करके इस स्पैम के फोल्डर पे लाजमी तौर पे चेक कर लीजिएगा। स्पैम के फोल्डर पे लाजमी तौर के ऊपर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है स्पैम के अंदर ना चली गई हो। सही है ना? तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कर लोगे आप देखोगे कि पर्टिकुलरली आपके पास इस तरीके से ईमेल आई हुई है, मैंने अपना पासवर्ड, अपनी यूजर आईडी हाइड कर दी है। उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास फाइनली ये ओपन हो जाएगा। अब जो आपकी ईमेल आईडी है ना, जिस ईमेल आईडी पे आपने साइन अप किया है, उस ईमेल आईडी को डालोगे, और जो आपकी ईमेल के ऊपर पासवर्ड आया है, आपकी ईमेल के ऊपर जो पासवर्ड आया है उसको डालोगे, अगेन इस पर्टिकुलर इमेज को डालोगे। इस इमेज को आपने फिर यहाँ पे डालना है। सही है? कोशिश करना कि पासवर्ड चेंज ना करो, जो पासवर्ड ईमेल पे आया है वही रहने दो, ताकि बार बार आप पासवर्ड याद रख के भूल ना जाओ। भाई बड़ा मसला हो जाता है, फॉरवर्ड पासवर्ड करता रहता है इंसान। फिर लॉगिन के ऑप्शन पे बेटा देखो, आपने जब फाइनली अपने लॉगिन के पेज को करके लॉगिन किया तो अब आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने अपने इस फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करना है। आपने सबसे पहले क्या करा, जो भी आपके ईमेल के ऊपर आपकी पासवर्ड आया, उस पासवर्ड को और उस ईमेल को लाके अब लॉगिन के पेज पे डाला। जो नीचे कोड मौजूद था उस कोड को गौर से देख के आपने एंटर करना है और फिर लॉगिन कर देना है। अब इसके बाद सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट बोर्ड एंड दी ग्रुप। अब आप इसके ऊपर जाओगे। अब याद रखिएगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई आपने तरीके से अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। सही है ना? अब देखो आपका बोर्ड क्या है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेप नंबर 1 क्या है आपका बोर्ड, यानी कि आप कराची बोर्ड से हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, सक्खर हो, लाड़काना हो, नवाबशाह हो, फेडरल बोर्ड हो, क्या चीज हो। मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में तमाम चीजें बताई हुई हैं। तो अगर आपका इंटरमीडिएट कराची बोर्ड से, आप कराची बोर्ड सेलेक्ट करोगे। अगर कोई बच्चा ए लेवल्स का है तो वो सिंपल तरीके से ए लेवल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पाकिस्तान करेगा। अगर कोई फेडरल बोर्ड का बच्चा है जो कि पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड के अंदर मौजूद है, यानी कि फजाइया डिग्री कॉलेज से या किसी ऐसे
से, आर्मी पब्लिक कॉलेज से, आर्मी पब्लिक स्कूल से आपने अपना फेडरल सेकंड ईयर कंप्लीट करा है, तो आप क्या करोगे, फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पाकिस्तान, या फिर अगर कोई दुबई के अंदर मौजूद है तो वहां पे भी फेडरल बोर्ड पढ़ाया जाता है, तो वो आप क्या करोगे, फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड ओवरसी। कोई हैदराबाद बोर्ड का बच्चा हैदराबाद कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, कोई मीरपुर खास का मीरपुर खास सेलेक्ट करोगे। तो मैं लेट सपोज कराची बोर्ड का बच्चा हूं, मैंने कराची बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर आप ग्रुप के ऊपर आओगे। याद रखिएगा, फॉर्म कोशिश करनी है आपने कुछ दिन बाद सबमिट करवाओ, फौरन से फॉर्म सबमिट मत करवाइएगा। जितनी जल्दी आप फॉर्म सबमिट करवाओगे उतनी जल्दी आपकी स्टार्टिंग की टेस्ट की डेट होगी। तो एक आध दिन के बाद की टेस्ट की डेट लेने के लिए आप कोशिश करोगे कि आप अप्रैल के मिड के अंदर, अप्रैल के एंड के अंदर फॉर्म फिल करो, ताकि आपके पास जो टेस्ट की डेट है वो 25 मई की है, 26 मई की है। नॉर्मली एनईटी का टेस्ट 3 दिन चलता है, 24 मई होगा, 25 मई होगा, 26 मई होगा, इसको मैं भी एंड में भी डिस्कस करूंगा। अब ग्रुप के ऑप्शन पे आओगे, अपना ग्रुप सेलेक्ट करो। आप प्री इंजीनियरिंग के हो, प्री मेडिकल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, यानी कि इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर आपके कौन से सब्जेक्ट है भाई। आपने अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप प्री इंजीनियरिंग में लाया कर दो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा है तो आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर प्री मेडिकल का पढ़ा है तो प्री मेडिकल से बिलोंग करते हो। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कॉमर्स पढ़ी है तो आप कॉमर्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको करोगे। अब आपसे साफ तौर पे एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या आपके पास सिंध का डोमिसाइल है कि नहीं है। सिंध के किसी भी शहर का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा, डोमिसाइल जाली नहीं बना सकते, डोमिसाइल जाली बनाने के ऊपर 3 साल की कैद की सजा है। तो आपका डोमिसाइल कहाँ का है। अच्छा, डोमिसाइल अगर आपका नहीं भी बना हुआ ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके वालदेन का अगर परमानेंट रेजिडेंस या आपका परमानेंट रेजिडेंस कराची का है या सिंध के किसी शहर का है तो आपका सिंध का डोमिसाइल बनेगा। आप जाके आप जैसे ही आपके इंटर के पेपर्स खत्म हो, आप लाजमी तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के जाके अपना डोमिसाइल बनने पहली फुर्सत में दे दीजिएगा। डोमिसाइल कि आपका होना लाजमी तौर के ऊपर एडमिशन के टाइम नेसेसरी है। अदरवाइज आपको 1 हफ्ते का वो टाइम दे देते हैं, मगर 1 हफ्ते के अंदर फिर आपको सबमिट करवाना होता है। अगर अभी आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका परमानेंट रेजिडेंस अगर कराची की है या सिंध के किसी भी शहर की है तो इसका मतलब क्या है, आपका डोमिसाइल सिंध का ही बनेगा। तो भाई आपने क्या करना है, डू यू हैव द डोमिसाइल ऑफ सिंध, तो आप क्या करोगे, एनी सिटी ऑफ सिंध, यानी कि कहाँ का डोमिसाइल। और अगर ये नहीं करोगे तो आप सिर्फ इन कैटेगरीज पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं होगा तो आप सिर्फ स्पॉन्सर की कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 10.5 लाख रुपए सबमिट करवाने हैं। या फिर ये वाली कैटेगरी जो होंगी सेल्फ फाइनेंस की, उन पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी की सीट के ऊपर जो रिलीजियस माइनॉरिटी का बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। तो आपने किस पे टिक करना है, एनी सिटी इन सिंध के ऊपर। सही है ना, एनी सिटी अगर आपका सिंध का डोमिसाइल है तो। अच्छा, अब जब आपने एनी सिटी ऑफ सिंध के ऊपर सेलेक्ट करा ना, अब ये आपके पास कैटेगरीज आ गई। अब खुदारा इन कैटेगरीज को आपने सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इन कैटेगरीज की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। याद रखिएगा, कैटेगरीज को आपने सही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वो कैटेगरीज इनकी बेसिस पे आपको एडमिशन कल को मिल रहा होगा। तो अगर आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो आप अपनी सीट को जाया कर दोगे। तो भैया, अगर आपका इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का है तो आप R1A की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, चाहे वो आपका प्री इंजीनियरिंग हो चाहे कॉमर्स हो। सही है। इसी तरीके से चूंकि हम लोगों ने ऊपर सेलेक्ट करा था कि हम प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं, तो खाली प्री इंजीनियरिंग वाली सीट्स आ रही हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि माजूर है, जो कि किसी वजह से उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई भी XYZ आपके साथ कोई इशू है, तो आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। R1F की कैटेगरी क्या होती है, R1F की कैटेगरी है हमारे पास उन बच्चों के लिए जिनकी डिसेबिलिटी अदर देन ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है या डम्बनेस है। यानी कि R1F की कैटेगरी में कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, मैं डिफाइंड भी करा हुआ है इन्होंने कि भाई यहाँ पे आपके पास कोई डिसेबिलिटी होनी चाहिए ब्लाइंडनेस के अलावा, यानी कि डेफनेस के अलावा, डम्बनेस के अलावा। कैंडिडेट शुड एक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि सिंध का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दे विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर मेडिकल बोर्ड एट यूनिवर्सिटी, अगर आप इस पर सेलेक्ट कर रहे हो। अगर कोई बच्चा रिलीजियस माइनॉरिटी का है तो इस कैटेगरी को भी एडिशनली सेलेक्ट कर सकते हो। एडिशनल कैटेगरी सेलेक्ट करने के चार्जेस नहीं है। सही है ना। अगर आप माइनॉरिटी से हो, हिंदू कम्युनिटी से हो, पारसी कम्युनिटी से हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, तो आप किसी भी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लेट सपोज कराची के किसी मुजाफाती इलाके में रहते हो, यानी कि लेट सपोज औरंगी टाउन की तरफ किसी गांव में रहते हो, मलीर के किसी गांव में रहते हो, गड़ाप के किसी गांव में रहते हो, तो आप R6 की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ये रूरल एरिया का सिंध के हैं। सही है। इसके अलावा अगर आप के वालदेन एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर हैं तो आप उनकी अगर औलाद हो तो आप इस कैटेगरी के ऊपर भी जा सकते हो। सही है। इसके अलावा अगर आपके वालदेन नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर लाई करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे होगे। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हो, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आपने स्कूल के अंदर क्रिकेट खेलते थे आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हो। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का मतलब ये होता है कि आपने नेशनल लेवल के ऊपर कोई गेम खेली हुई
हुई है, आपके पास कोई सिटी लेवल के ऊपर या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन अलाउ करी हुई है कि आपने वाकई में कोई स्पोर्ट्स के अंदर नाम रोशन किया है, तो आप इस कैटेगरी के ऊपर आओगे। अगर आपको यूईटी लाहौर या टेक्सला नॉमिनेट कर रही है तो आप इस कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूईटी पेशावर नॉमिनेट करती है तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ फाइनेंस भी, अच्छा, सेल्फ फाइनेंस के लिए काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं। एक चीज जहन में रखिएगा, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप राउंड 1 से पहले सेल्फ फाइनेंस की फीस पे करो या राउंड 2 से पहले करो। भाई मैं तो बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि कोशिश करो कि राउंड 1 से पहले पे कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। आप वैसे राउंड 1 से पहले भी सेल्फ फाइनेंस की फीस पे कर सकते हो, राउंड 2 से पहले भी पे कर सकते हो, यानी कि राउंड 1 के बाद भी आप सेल्फ फाइनेंस की फीस पे कर सकते हो बिफोर राउंड 2। एनईडी का राउंड 1 24 मई को और राउंड 2 जो होगा ये होगा जुलाई के पहले वीक के अंदर, तकरीबन 12 जुलाई की डेट आ रही है। दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आप रेगुलर कैटेगरी के ऊपर बाद में एडमिशन लेते हो, आपको आपके सेल्फ फाइनेंस के पैसे रिफंड हो जाएंगे, या फिर अगर आपका टेस्ट फेल हो गया तब भी आपके सेल्फ फाइनेंस के पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर आप जब इंटरव्यू के लिए एनईटी आपको कॉल करता है तो आपको खुद ऑप्शन देता है कि भाई रेगुलर के ऊपर ये सीट्स अवेलेबल है, सेल्फ के ऊपर ये अवेलेबल है, तो आप खुद सेलेक्ट करते हो रेगुलर की कैटेगरी या सेल्फ की ऊपर सीट लेना, आप खुद सेलेक्ट करते हो। अगर आप रेगुलर के ऊपर आपको कोई अच्छी फील्ड मिल रही है तो आप सेल्फ फाइनेंस के पैसे आप फॉर्म फिल करके दोगे तो सेल्फ फाइनेंस के पैसे आपको बाद में वापस मिल जाते हैं। तो कोशिश करो कि भाई सेल्फ फाइनेंस को पहले ही फिल कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी पे टिक कर दिया ना, तो आपके जो अभी चालान आएगा, यानी कि जो टेस्ट का चालान आएगा, उसमें सेल्फ के पैसे भी 8,55,000 रुपए लग कर आएंगे। तो ये मजाक मस्ती के ऊपर सेल्फ फाइनेंस मत कर दीजिएगा। आप टेस्ट नहीं दे सकोगे जब तक आप फिर पैसे नहीं भरोगे वाले, सही है ना? फिर आपको पहले एनईडी जाके ये सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी रिमूव करवानी पड़ेगी। तो पहले आप ये सोच समझ के फैसला करो अपने घर वालों से पूछ के कि अगर घर वाले अभी पैसे दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, तो खाली तब सेल्फ फाइनेंस पे टिक करो। सेल्फ फाइनेंस के पैसे कैसे भरते हो अलग से समझाऊंगा, मगर सबसे पहले बात समझो, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के ऊपर भी टिक कर दिया तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए आपके भी चालान में लगकर आ जाएंगे। जो चालान में लगकर आएंगे ये पैसे, तो इसलिए बेहतर है अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर रहे तो कोई मसले की बात नहीं, सेलेक्ट ना करो, आप राउंड 1 के बाद भर देना, कोई इशू की बात नहीं है। आपको एनईटी के अंदर जो एडमिशन मिलेगा ना, आफ्टर बोथ दी राउंड्स मिलेगा, यानी कि किसी भी बच्चे को राउंड 1 के बाद एडमिशन नहीं मिल जाएगा। जब दोनों राउंड हो जाएंगे उसके बाद मेरिट लिस्टें लगती हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल होती है, उसके बाद एडमिशन का क्राइटेरिया स्टार्ट होता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सीट खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो दोनों राउंड्स को आपको देना जरूरी है ताकि आपका बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट हो। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस से भी टिक कर रहे हो तो याद रखिएगा ये 8,55,000 रुपए आपके टेस्ट के चालान के अंदर लग कर आएंगे। तो आप टेस्ट के चालान से तो फीस पे नहीं करोगे, उसके अंदर 4,500 रुपए जो भी फीस होगी टेस्ट के चालान की, साथ ही 8.5 लाख रुपए का चालान लगकर आ जाएगा अगर आपने सेल्फ फाइनेंस पे टिक कर दिया। मगर अगर आप करना चाहते हो आप बिल्कुल करो, ताकि सेल्फ फाइनेंस पे अभी से आपकी झंझट जहन से खत्म हो जाए। खैर है, तो SF1A कैटेगरी कौन सी है? कराची बोर्ड के बच्चों की सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा फॉरेन कैंडिडेट है, अफगान कैंडिडेट है जिसका नाम HEC ने फॉरवर्ड किया है, उनके सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी कौन सी है? SF7A। इसके अलावा SF8 जो कैटेगरी है एनडीएल लाइफ मेंबर की कैटेगरी है, इनके सेल्फ फाइनेंस की। जबकि रियल सन एंड डॉटर की प्रोफेशनल इंजीनियर्स की जो कैटेगरी है वो SF9 है। जबकि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और प्लानर की सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी SF9 है। रियल सन्स एंड डॉटर ऑफ द एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी की कैटेगरी है SF9C। फिर SF10A जो है डिंशा फैमिली की सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी है। नॉमिनीज ऑफ SS इंटरनेशनल की कैटेगरी आ रही है। SF11 स्पॉन्सर कैटेगरी आ रही है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि देखो बेटा, अगर सेल्फ फाइनेंस पे आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी उसके अंदर बिलोंग कर रहे हो, अब हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी आपकी सिंध की है, ए लेवल्स की है, या फेडरल बोर्ड की है, कराची की है, मगर आप स्पॉन्सर पे लाजमी अप्लाई करो क्योंकि स्पॉन्सर पे सीट ज्यादा है। मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में सारी बातें एक्सप्लेन करी थी कि देखो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अगर एक फील्ड है वो सेल्फ फाइनेंस पे 80 पे क्लोज हो रही है तो स्पॉन्सर पे वो 78 77 पे क्लोज हो रही होती है, और फीस में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सेल्फ फाइनेंस के लिए जहां आप 8.5 लाख रुपए पे कर रहे हो, स्पॉन्सर के ऊपर आप 10,50,000 पे करोगे, 2 लाख 3 लाख ज्यादा ही पे करोगे। यानी कि सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों सेलेक्ट अगर आप करोगे ना तो आपको खाली 10 लाख पे करने हैं। अगर आप सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों पे अप्लाई करते हो तो आपको 16 लाख पे नहीं करने, 18 लाख पे नहीं करने, आपको खाली 10 लाख पे करने, इसमें सेल्फ भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों सेलेक्ट करेंगे क्या हमें सेल्फ की 8,55,000 अलग पे करने होंगे और स्पॉन्सर के 10,65,000 अलग पे करने होंगे? नहीं, अगर आप सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों सेलेक्ट करते हो तो आपको खाली 10,65,000 पे करने हैं, उसमें सेल्फ फाइनेंस के पैसे ऑलरेडी इंक्लूड है। लेट सपोज आपका रेगुलर पे एडमिशन हो गया तो ये पूरे के पूरे 10 लाख वापस मिल जाएंगे। अगर सेल्फ पे एडमिशन हो गया तो खाली सेल्फ के पैसे कटेंगे, बाकी पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर स्पॉन्सर पे एडमिशन हो गया तो फिर एनईडी वो पैसे भरपा लेगा। ये वन टाइम की पेमेंट होती है, इसके बाद फिर आपको दोबारा सेल्फ फाइनेंस की पेमेंट नहीं करनी, फिर आपको नॉर्मल जो एडमिशन फीस है, सेमेस्टर फीस है, बाद में वो नॉर्मल बच्चों की तरह वो पे करनी होती है। तो याद रखिएगा, इसको बड़ा देख के करिएगा। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं,
अल्लाह का वास्ता है भाई, ये आर फॉर अपियरिंग एनईटी टेस्ट ओनली, इस कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करना, ये आप पे काम के लिए नहीं होती। ये आर कैटेगरी कौन सी होती है? आर कैटेगरी इज फॉर द कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू बी नॉमिनेटेड अगेंस्ट द रिजर्व सीट अंडर द कैटेगरी R10A, R10B, 12A, 12B, 12C, 12D, 12C, 12F, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E एंड 14। यानी कि ये आर कैटेगरी का नॉर्मल बच्चे का कोई काम नहीं होता। ये आर कैटेगरी आपने सेलेक्ट नहीं करनी भाई, आपने अपने बोर्ड के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपने आर कैटेगरी जो है ना, अपेयरिंग फॉर द एनईटी टेस्ट, ये आप लोगों के लिए नहीं है। 99% बच्चा हर दफा इस कैटेगरी को सेट करके आ जाता है। आप चाहे तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन को और से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई R10A 10B वगैरह है क्या चीज, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। सही है ना? इस कैटेगरी को सेलेक्ट मत करिएगा, आपने अपने बोर्ड के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा हैदराबाद बोर्ड का है, लेट सपोज आप में से कोई बच्चा अगर हैदराबाद बोर्ड का है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल हैदराबाद बोर्ड की जो प्री इंजीनियरिंग की सीट होगी उसको सेलेक्ट करोगे। ये R2A आपकी सीट होगी। सही है ना? हैदराबाद बोर्ड की प्री इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल की R2A की कैटेगरी है, और आपकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी SF2A है। तो भाई आपने जो भी अपना बोर्ड होगा आपका, लेट सपोज कि बच्चा ए लेवल्स बैकग्राउंड का है, तो ए लेवल्स बैकग्राउंड की देखो कैटेगरी कौन सी है? R4A। और आपके सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी है SF4A। और आपके स्पॉन्सर स्पॉन्सर सबकी स्पॉन्सर की कैटेगरी सबकी सिमिलर है, SF11। स्पॉन्सर के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, वहां पे सारे ग्रुप्स का बच्चा अप्लाई कर सकता है। सही है ना? क्योंकि स्पॉन्सर की फीस ज्यादा है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा लेट सपोज जियाउद्दीन बोर्ड का है, तो भाई जियाउद्दीन बोर्ड का अगर आपका डोमिसाइल, अगेन डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए भाई, डोमिसाइल सिंध का नहीं होगा तो आपकी नंबर ऑफ चांसेस बहुत कम एडमिशन के, आप खाली स्पॉन्सर वगैरह पे अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखो, अगर आपके पास जियाउद्दीन बोर्ड है, तो जियाउद्दीन बोर्ड की कैटेगरी कौन सी है? R3E की। कौन सी है? R3E की। और आपकी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी कौन सी है? SF3E की। स्पॉन्सर आपका भी सिमिलर ही है। क्लियर है? तो मैं वापस से कराची बोर्ड से कर देता हूँ। सही है ना? मैं वापस ऐसे कराची बोर्ड कर देता हूँ, तो R1A आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया SF1A। सही है? अब आगे क्या करना है? इसको सबमिट करवा देना है। सही है? अच्छा, मैंने सेल्फ फाइनेंस कर दिया, आई एम सॉरी, मैं दोबारा उसको चेंज करता हूँ, जरा एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हम इसको वापस से जरा सही कर देते हैं। हमने उसको क्या कर दिया? हमने उसको SF सेल्फ फाइनेंस मैंने कर दिया था उसको। सही है ना? अप्लाइंग मोर कैटेगरी। सही है? तो मैंने सेल्फ फाइनेंस गलती से सेलेक्ट कर दिया था, तो हमने क्या करना है? सेल्फ फाइनेंस को रिमूव करना है। ये देखो, मैंने सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर लिया था, आपने देखा मैंने क्या काम करा? मैंने गलती से सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर लिया था, तो रिमूव कैटेगरी के ऊपर जाके मैंने उसको कर दिया। लेट सपोज क्लिक हियर पे जाता हूँ, मैं दोबारा सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने किया, सबमिट किया। अब देखो, अगर सेल्फ फाइनेंस मैंने भी सेलेक्ट कर दिया ना, तो अगर मैं अफोर्ड कर नहीं सकता, या फिर मेरे घर वाले भी पैसे नहीं दे रहे, तो भाई ये मेरे चालान में लगकर आ जाएंगे पैसे। सही है? तो जब तक पैसे नहीं भरूंगा, मैं मुझे टेस्ट देने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने इसको रिमूव कैटेगरी पे करके रिमूव कर दिया। मैंने खाली रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल, फिर और एनी अदर डेटा के प्राइवेसी कंसर्न होते हैं हर पर्टिकुलर वेबसाइट के। तो भाई मेरा जेंडर क्या है? उस जेंडर को रखोगे आप, मेल हो फीमेल हो उसको लिखोगे। आपका CNIC नंबर क्या है? आपने वो यहाँ पे तहरीर करना है। आपका रिलीजन क्या है? इस्लाम, हिंदुइज्म, पारसी, भाई, अहमदी, अदर जो भी आपका रिलीजन आ रहा है उसको लिखोगे। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस आ रहा है उस प्रेजेंट एड्रेस को लिखोगे। जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको लिखोगे। सही है ना? टेलीफोन नंबर क्या है आपके घर का, उसको लिखोगे। सेल फोन नंबर क्या है उसको लिखोगे। क्या आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है? अगर तो यस करोगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सी है, नो करोगे तो फिर पर्टिकुलरली आगे बढ़ जाओगे। गार्जियन, देखो गार्जियन किसे कहते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आता है, हालांकि बेसिक इंग्लिश जबान का लफ्ज है। देखो मेरे प्यारे बेटे, जिस इंसान के वालिद साहब हयात नहीं होते हैं ना, तो उसके जो होता है, कफालत करने वाला, उसको गार्जियन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। अगर आपके वालिद साहब अल्लाह के फजल करम से हयात हैं, भाई उनकी खिदमत करो। आपका गार्जियन नहीं होगा, आपके फादर होंगे। तो भाई अगर आपके वालिद साहब हयात नहीं है, उस सूरत में गार्जियन का डेटा फिल होता है। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर यहाँ पे जो है ना रिलेशन विद गार्जियन में सन आ ही नहीं रहा। भाई गार्जियन कहते हैं अगर आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, जो कफालत कर रहा है आपकी, उसको गार्जियन कहा जाता है। तो भाई अगर आपके वालिद साहब हयात हैं तो खुदा का खौफ करो, या आपको फिर फिल नहीं करना। अगर आपके वालिद साहब हयात नहीं है, उस सूरत के अंदर आपको इस सेक्शन को फिलअप करना है। जो भी आपके गार्जियन का नेम है, आपके मामू आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी वालदा आपको सपोर्ट करती हैं, या फिर पर्टिकुलरली आपके बड़े भाई सपोर्ट करते हैं, उसको यहाँ पे लिखोगे। सही है ना? उसको यहाँ पे आप लिखोगे, तहरीर करोगे। उसके बाद आप लिखोगे ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि गार्जियन काम क्या करता है, प्राइवेट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, उनका अपना बिजनेस है, रिटायर्ड है, क्या है, मंथली इनकम क्या है गार्जियन की। नंबर ऑफ डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उस गार्जियन की सैलरी पे कितने लोग की कफालत हो रही है। यानी कि लेट सपोज एक बाप के अगर 3 बच्चे हैं, और एक किसी यतीम बच्चे की वो कफालत भी कर रहा है, तो अब उसके घर में कितने डिपेंडेंट्स हो गए? 3 उसके बच्चे हो गए, एक उसकी बेगम हो गई, 4 ये लोग हो गए, और एक वो जो बच्चा इसकी कफालत कर रहे हैं, तो 5 लोग हो गए। तो एक तरीके से नंबर ऑफ डिपेंडेंट उसमें 5 हो गए। तो मंथली इनकम क्या है, उस गार्जियन का CNIC नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका सेल फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ये तमाम चीजें फिलअप करनी पड़ेंगी। बेसिक चीजें बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। पेरेंट का या गार्जियन का रिलीजन क्या है वो भी डिफाइन करोगे, उसके बाद अब आगे जाओगे। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आपका पर्सनल डिटेल का
सेक्शन है। इसमें आपने अपनी तमाम पर्सनल डिटेल्स को डालना है। बेसिक चीजें, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें अपनी तमाम की तमाम पर्सनल डिटेल्स को डालोगे। याद रखिएगा, फॉर्म को आपने फौरन सबमिट नहीं करवाना, थोड़ा सा टाइम देके करवाना है, ताकि आपको टेस्ट की डेट एक आध दिन के बाद की मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक बात कंफर्म से बता देता हूँ, एनईडी के अंदर लास्ट 6 ईयर्स के अंदर मेरे बच्चों की पोजीशन है। उसके पीछे दो रीजन। देखो, अगर तो आपके वालिद साहब हयात नहीं है, उस सूरत में आप गार्जियन का नेम लिखोगे और रिलेशन विद द गार्जियन को लिखोगे। और जैसे आपके फादर साहब हयात हैं, आपके वालिद साहब हयात हैं, आपके वालिद साहब को अल्लाह ताला लंबी सेहत और जिंदगी अता फरमाए, तो भाई आप फिर अपने इंफॉर्मेशन लिखोगे यहाँ पे फादर की। अगर वालिद साहब हयात हैं तो वालिद साहब का बिजनेस क्या है, घर में कितने आपके बहन भाई डिपेंडेंट्स आपको मिला के बनते हैं, 5 हैं, कितने हैं, मंथली इनकम क्या है फादर की, फादर का सीएनआईसी नंबर क्या है, ये सारी आपकी वो डिटेल्स हैं जो आपको आपको लाजमी तौर पे डालनी है। एड्रेस क्या है आपके वाले साहब का जहाँ पे रहते हैं, सेल फोन नंबर क्या है वाले साहब का, ईमेल एड्रेस क्या है, और पेरेंट या गार्जियन का रिलीजन क्या है। तो याद रखिएगा कि भाई ये जो सेक्शन है इसमें गार्जियन डिटेल्स को डालना है। अगर तो गार्जियन एग्जिस्ट करते हैं, अगर वाले साहब हयात नहीं है तो जो कफालत कर रहा है, इन दो कॉलम्स के अंदर उनको डालोगे। सही है। अगर आपके वाले साहब हयात हैं तो फिर आपको इस कॉलम को फिल नहीं करना। अगर वाले साहब हयात हैं तो फिर ये वाले कॉलम आपको फिल नहीं करने। आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऑफ फादर के ऊपर जाओगे और फादर का ऑक्यूपेशन लिखोगे, क्या करते हैं फादर, घर में कितने बहन भाई हैं, टोटल मंथली इनकम क्या है आपके वाले साहब की, जो भी मंथली इनकम है उसको यहाँ पे आप लिख दो बैठ के, सीएनआईसी नंबर क्या है उसको लिखोगे, एड्रेस वगैरह, सेल फोन नंबर, कर दिया ना आपने। पहला स्टेप भी फॉलो कर लिया, सेकंड स्टेप भी अब आपने कर लिया, अब आपने थर्ड स्टेप भी कर लिया। अब फाइनली आप जाओगे फोर्थ स्टेप के ऊपर, डेट इज ऑफ क्वालिफिकेशन। अब आप क्वालिफिकेशन के स्टेप के ऊपर जाओगे और इस स्टेप पे जाने के बाद आप लिखोगे ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने मैट्रिक कब पास किया था। तो भाई मैट्रिक आपने कब पास किया था, अगर आप 2025 के अंदर एलईडी में एडमिशन ले रहे हो तो जाहिर सी बात है 2023 में आपने पास किया होगा। एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, सही है ना। वैसे तो 2022 में भी बहुत से बच्चों ने हो सकता है पास किया हो, मगर आपने जिस साल अपना मैट्रिक पास किया उसको यहाँ पे लिखोगे, यानी कि आपने मैट्रिक या ओ लेवल कब कंप्लीट करा है। तो भाई 2023 मैंने यहाँ पे कर दिया। मैट्रिक या ओ लेवल के स्कूल का नाम क्या था, उस के नाम को यहाँ पे लिख दोगे, सही है। इसके अलावा आपके ऑब्टेन नंबर क्या थे। अब आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट निकाल के बैठे हो और जल्दी से चेक करो कि आपके मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर बेटा कितने नंबर आए थे, सही है। तो आपने यहाँ पे ओ लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है ना उसको यहाँ पे तहरीर कर दो, सही है। या फिर आपके मैट्रिक के और ओ लेवल्स के जो नंबर्स आपके गिवन थे ना मार्कशीट के ऊपर, उसको यहाँ पे आप बैठ के लिखो कि लेट सपोज मेरे मैट्रिक के अंदर नंबर थे 9 या 895, लेट सपोज, सही है। और टोटल नंबर कितने थे मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर, आप देखोगे आपकी जो मार्कशीट होगी, इक्विवेलेंसी होगी, वहां पे लिखा होगा कि मैक्सिमम नंबर्स कितने थे। तो भाई मैं कहता हूँ मैक्सिमम नंबर्स थे हमारे पास 1050, यानी कि 1050 के टोटल नंबर्स थे मेरे मैट्रिक के अंदर। और उनमें से मैंने कितने ऑब्टेन करे थे, 895, यानी कि भैया टोटल आपके ऑब्टेन नंबर कितने हैं, 895, और टोटल कितने नंबर्स का मैट्रिक सिस्टम था। यहाँ पे मांगा जा रहा है कि ऑब्टेन आपके कितने मार्क्स थे मैट्रिक के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, आपके पास आपकी मैट्रिक की मार्कशीट अवेलेबल है या इक्विवेलेंसी होगी आपके पास ओ लेवल्स की। अब आप देखो कि भाई आपने मैट्रिक के अंदर कितने नंबर्स ऑब्टेन करे थे। एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मैंने लेट सपोज मैट्रिक में ऑब्टेन करे 890 नंबर, सही है। तो आपके पास मार्कशीट पे लिखा होगा कि आपके ओवरऑल कितने मैट्रिक सिस्टम के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर आपने टोटल कितने नंबर स्कोर करे थे, आपके कितने नंबर आए थे, उसको यहाँ पे लिखोगे। और नीचे देखो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने नंबर्स में, यानी कि आउट ऑफ कितने नंबर, यानी कि लेट सपोज एक पेपर में आपने 90 मार्क्स स्कोर करे, 90 किस में से, 100 में से, 90 किस में से, 200 में से, 90 किस में से, 1000 में से, यानी कि कितने नंबर्स का मैट्रिक सिस्टम टोटल आपका था। तो कितने नंबर्स का मैट्रिक सिस्टम था, मैं कह देता हूं कि भाई 1050 नंबर का मैट्रिक था। आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट होगी उसमें लिखा होगा कि भाई टोटल कितने नंबर्स में से आपने कितने स्कोर करे, जितने स्कोर करे हैं वो ऊपर लिखोगे, और जितने नंबर्स का टोटल मैट्रिक था उसको यहाँ पे लिखोगे, सही है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास एचएससी का एग्जामिनेशन था या डीएई था। जो डिप्लोमा वाले बच्चे होंगे वो डिप्लोमा के ऊपर टिक करेंगे, मगर चूंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन करा हुआ कि हम इंटरमीडिएट बोर्ड के, तो हमने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई तुमने अपना इंटर या डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट करा है। भाई मैं कहता हूँ मैंने तो डीजे साइंस से कंप्लीट करा है, डीजे साइंस कॉलेज, डीजे साइंस कॉलेज, सही है ना। हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई हमने डीजे साइंस से कंप्लीट करा है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा इंटर कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ, या ये इस साल कंप्लीट होगा। तो अगर आपका अभी आप सेकंड ईयर में मौजूद हो, अगर अभी आप सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हो तो आप 2025 को सेलेक्ट करोगे। अगर आप लेट सपोज इससे पहले वाले साल में आपका एफएससी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, या आप इंप्रूव कर रहे हो अभी, तो आप 2024 को सेलेक्ट करोगे। भाई जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं, 2025 में सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपका जो एफएससी कंप्लीट हुआ आपके बैच के बच्चों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ, वो 2024 में अगर कंप्लीट हुआ है, 2023 में कंप्लीट हुआ है, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, सही है। और अगर आपका अभी आप सेकंड ईयर में मौजूद हो और आपका इंटर इस साल कंप्लीट होगा, अभी आपने सेकंड ईयर के पेपर्स देने
हैं तो आप 2025 को सेलेक्ट करोगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे क्या ऑब्टेन नंबर थे फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में कितने नंबर लेकर आए थे, मुझसे पूछ रहा है ऑब्टेन मार्क्स क्या थे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर आए थे 482, सही है, मांग रहे एचएससी पार्ट 2 का सीट नंबर। अगर तो आपके पास अभी एडमिट कार्ड आपका सेकंड ईयर का आ चुका है, तब तो आप अपने सेकंड ईयर का एडमिट कार्ड नंबर, सीट नंबर वगैरह डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। आगे मुझसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास मार्कशीट नंबर क्या है। आपके पास आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी या आपका जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होगा, जो ए लेवल्स, वाले बच्चे हैं, तो आप देखोगे भैया आपके पास जो वहां पे मार्कशीट नंबर गिवन है आप उसको यहाँ पे डालोगे। अपनी मार्कशीट को देखिएगा, टॉप कॉलम के ऊपर या टॉप राइट साइड के ऊपर आपके पास मार्कशीट नंबर एक गिवन होगा, आपने यहाँ पे उस मार्कशीट नंबर को लिख देना है, सही है, उस मार्कशीट नंबर जो भी आपका होगा उसको लिख दोगे। अच्छा, जो बच्चे हाफिज कुरान है वो यस पे टिक करेंगे, जो बच्चे हाफिज कुरान नहीं है वो नो पे टिक करेंगे। याद रखिएगा एनईटी के अंदर हाफिज कुरान वालों को 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, मगर वो डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। कुछ बच्चे फनकारी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, मगर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप हाफिज कुरान हो तो आपकी जो वफाकुल मदारिस की सनद होगी वो एनईटी सबमिट करेगा, और एनईटी आपका प्रॉपर कुरान मजीद से टेस्ट लेगा। एनईटी की जो इस्लामियात की डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली आपका कुरान मजीद के मुख्तलिफ हिस्सों से आपका टेस्ट लेंगे और जायजा करेंगे कि भाई वाकई के अंदर आप हाफिज कुरान हो या नहीं हो। और ये टेस्ट आफ्टर बोथ दी राउंड्स कंडक्ट किया जाता है एनईडी के अंदर, यानी कि जब दोनों राउंड्स हो जाएंगे उसके बाद जितने हाफिज कुरान बच्चे होंगे उनकी लिस्ट लगती है, उसके बाद उनको उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, हाफिज कुरान बच्चों का इंटरव्यू होता है, और जो बच्चे उस टेस्ट को पास करते हैं, सिंपल से 3 क्वेश्चन होते हैं, 30वें पारे से, शुरू के 10 पारों में से, बीच में, अंदर से, और आपका जायजा लिया जाता है कि आप वाकई में हाफिज कुरान है कि नहीं है। तो आपको वहां पे टेस्ट दिया जाता है, और जो बच्चा टेस्ट क्लियर कर लेता है उसी को पूरे नंबर मिलते हैं। इस टेस्ट के अंदर कोई कोई मिडिल नंबर नहीं होती, यानी कि अगर 20 नंबर एनईटी ऑफर कर रहा है, 10 नंबर नहीं मिलेंगे किसी को, या 12 नंबर नहीं मिलेंगे, या तो 0 मिलेगा या 20 मिलेगा। जो बच्चा उस टेस्ट को क्लियर करेगा उसको 20 मिलेंगे, जो नहीं क्लियर करेगा उसको 0 मिलेगा। तो भाई आपके पास हाफिज कुरान की सनद होनी चाहिए, अगर आपके पास सनद नहीं है तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपके पास आपकी वफाकुल मदारिस की सनद लाजमी तौर पे होनी चाहिए, और ये नंबर आपके इंटर के मार्क्स के अंदर या ए लेवल्स के मार्क्स में ऐड होते हैं। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ये जो हाफिज कुरान के नंबर होते हैं ये किस में ऐड होंगे। भाई ये नंबर आपके जो आपके इंटर के नंबर्स होंगे ना या ए लेवल्स के नंबर होंगे उसमें ऐड होंगे, टेस्ट के अंदर ऐड नहीं होंगे, क्योंकि टेस्ट का वेटेज ज्यादा है भाई। यहाँ पे आप नो कर दो अगर आप हाफिज कुरान नहीं हो। अब क्या करो, सेव करके आगे बढ़ जाओ, सेव एंड नेक्स्ट करके मैं इसको आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये मुझसे कह रहे हैं डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का स्टेप है। इसमें आपने करना क्या है, देखो अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे होगे ना, इसको इसको आप सेलेक्ट करके ड्रैग नहीं कर सकोगे अगर आप मोबाइल से कर रहे होगे। भाई ये किसी काम का स्टेप नहीं होता, इसका सिर्फ पर्पस क्या है, ऐसी मजाक, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब आप एनईटी का टेस्ट दोगे ना, एनईटी का टेस्ट देने के बाद जब एनईटी के दोनों टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे, उन टेस्टों में जिस बच्चों का अच्छा मेरिट होगा पहले उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वहां पे इंटरव्यू के ऊपर आपको फील्ड ऑफर करी जाती है। ये जो खाली आपके पास डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो भाई आपकी चॉइस है, आप किसी को भी पहले रख सकते हो। लेट सपोज मैंने कंप्यूटर सिस्टम को पहले रख दिया, फिर मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ आ रही है भाई, एस, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद डेटा साइंसेज, इसको रखा मैंने। गेमिंग एंड एनिमेशन को मैंने रख दिया। एनडी ने इसको वैसे आपस की बात है अपडेट भी नहीं करा हुआ, ये लास्ट ईयर वाले उन्होंने चलाया हुआ है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को मैंने और रख दिया, फिर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैंने सबसे टॉप पे रख दिया। इसका कोई काम नहीं होता, आपको फील्ड इसकी बेसिस पे नहीं मिलेंगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ होता क्या है। जब आप एनईटी का पहला टेस्ट दोगे, आपके जो भी नंबर है, लेट सपोज आपके 70 नंबर है, फिर एनईटी के राउंड 2 के अंदर आपके 84 नंबर है, जो भी बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होगा ना, अगर किसी के राउंड 1 में ज्यादा है, राउंड 2 में कम है, तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो स्कोर काउंट होगा। फिर आपका मेरिट फॉर्मूला होगा, इस दफा एनईटी का मेरिट फॉर्मूला क्या है, 60% टेस्ट काउंट होगा, इसलिए टेस्ट की मेहनत ज्यादा करनी है। अब भाई टेस्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 6 ईयर्स के अंदर टॉप पोजीशन है मेरे बच्चों की। खैर बताने का मकसद क्या है कि भाई आपका जो भी वेटेज होगा, आपका जो टेस्ट का स्कोर होगा वो 0.6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, जो भी आपके फर्स्ट ईयर के नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, 0.4 के साथ, आपका मेरिट आ जाएगा। जो भी आपका मेरिट आएगा ना, फिर एनईटी की मेरिट टेस्ट लगती है आफ्टर 12 to 20 डेज। जब एनईटी का राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके 20 दिनों के बाद एनईटी की मेरिट टेस्ट लगेगी। उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करोगे। जिन बच्चों का पहले दिन इंटरव्यू होगा वो पहले दिन जाएंगे, जो टॉप की फील्ड्स होंगी वो पहले दिन खत्म हो जाती है, सॉफ्टवेयर हो गई, कंप्यूटर हो गई। तो जो टॉप का बच्चा होता है जिसका हाईएस्ट मेरिट होता है वो जाके पहले फील्ड सेलेक्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे जिन बच्चों की बारी आती है वो फिर अलग फील्ड जाकर सेलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे बच्चे फील्ड को सेलेक्ट करते जाएंगे फील्ड्स खत्म होती जाएंगी। फिर जिनका तीसरे दिन मेरिट होगा फिर जो फील्ड्स होंगी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर चौथे दिन जिनका इंटरव्यू होगा वो
चौथे दिन वाली जो फील्ड्स अवेलेबल होंगी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये जो काम है ना कि आपको जो कैटेगरी यहाँ पे ऊपर नीचे करनी है, ये सिर्फ एक रैंडम चीज है, इसका कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप कुछ भी ना सेलेक्ट करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। यकीन मानिएगा, इसका कोई और पर्पज नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि एनईडी के अंदर जो आपको फील्ड ऑफर होती है वो आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। यानी कि उस इंटरव्यू में सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है और आपको स्टेज पे बुलाएंगे। जब आपको स्टेज पे बुलाएंगे, मेरा सलाम कहिएगा, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद डॉक्टर आमिर इकबाल साहब वहां पे बैठे होंगे, या फिर डॉक्टर सैयद बैठे हुए होंगे, मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद थे मेरे जमाने के। तो पॉइंट इज दैट कि बस वो आपसे आपकी एडमिशन फीस लेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है जो आपके मेरिट के ऊपर आ रही होगी। ये नहीं कि आप जाके बोलो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा नहीं। आपके मेरिट के ऊपर जो फील्ड्स अवेलेबल होंगी, आपके पास ऑप्शन होगा उन पर्टिकुलर फील्ड में से कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने का, तो आप वहां पे फील्ड को सेलेक्ट करते हो। इसका और कोई पर्पस नहीं होता, याद रखिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सही है। अच्छा, अब क्या है, अपलोड दी फोटोग्राफ और मार्कशीट और आईबीसीसी। आईबीसीसी का मतलब क्या होता है? ये आईबीसीसी देखो, याद रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, आईबीसीसी उनके लिए होता है। या फिर आप लोग इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाता है आईबीसीसी। वो तमाम ए लेवल्स ओ लेवल्स वाले बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी इक्विवेलेंसी नहीं बनाई, खुदारा आईबीसीसी के हेड ऑफिस जाके अपनी इक्विवेलेंसी बना लो। आगा खान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आईबीसीसी ऑफिस मौजूद है, एचईसी के बराबर के अंदर। तो वहां से आपकी ये आईबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये लाजमी तौर पर आप अपना बनवाइए, क्योंकि ये आपको अपलोड करना होगा। नहीं तो ऑनलाइन अभी कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, उनके जरिए फॉर्म एटलीस्ट फिलअप कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर, वो बच्चे जिन्होंने मेट्रिकुलेशन किसी बोर्ड से पढ़ा होता है और इंटर किसी बोर्ड से पढ़ा होता है, उनको भी आईबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको रिक्वायर्ड होता है। तो याद रखिएगा। अच्छा, फोटोग्राफ कैसे खिंचवानी है? मैं अक्सर एक चीज नोट करता हूं कि भाई लोग अपने मोबाइल के कैमरे से सेल्फी अपलोड कर रहे होते हैं। खुदा रहा है 2 मेगापिक्सल के कैमरे की सेल्फी अपलोड नहीं करनी। आपके इलाके के अंदर कोई ढंग की अगर फोटोग्राफ की दुकान हो, उस पर जाके आपने पिक्चर को अपलोड खिंचवाना है। प्रोफेशनल पिक्चर है, खिंचवा लो। प्रोफेशनल पिक्चर आपकी जिंदगी भर काम आ जाएगी। 100 रुपए 200 रुपए वो पिक्चर खींचने वाला लेगा, उसको बोलो मुझे पिक्चर प्रिंट करके ना दे, मुझे सिंपल तरीके से यूएसबी में डाल के दे दे। तो भाई इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ भी है कि आप पे इस तरह की सेल्फी ना हो, इस तरह की कैप ना कोई पहनी हुई हो, कोई ग्लासेस ना पहने हुए हो आपने, क्रॉप्ड इमेज ना हो, बैकग्राउंड के ऊपर कोई और चीज ना आ रही हो, या बहुत ज्यादा ब्राइट पिक्चर ना हो। तो आप सिंपल तरीके से किसी भी फोटोग्राफर के पास जाएं, खुदारा खुद से बैठ के फनकारी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपकी पिक्चर अगर 3 दफा से ज्यादा रिजेक्ट हो गई, तो भाई आपका फिर फॉर्म लॉक हो जाएगा, फिर आपको एनईडी यूनिवर्सिटी जाके ख्वारी करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है जितना पेट्रोल आप जाया करो, उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी इलाके की दुकान पे जाइए, उससे जाके अच्छी सी फोटोग्राफ खिंचवाइए अपनी प्यारी सी, और उसको फिर अपलोड करिए। उसको इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखा देना कि भाई मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या हो, लाइट सा बैकग्राउंड हो मेरे पास, सही है, फुल फेस विजिबल हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। अच्छा, अगर आपके पिक्चर का साइज ज्यादा है, तो भाई नेट के ऊपर जाके आप लिखोगे साइज रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर, और वो आपके पास अपनी पिक्चर को अपलोड करो, वो आपके साइज को थोड़ा कम करके दे देगा आपको, सही है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द फोटोग्राफ एंड सो ऑन। अब देखो, जैसे मुझे यहाँ पे अपनी फाइल को चूज करना है, मुझे लेट सपोज मुझे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो मैं देखता हूँ मेरी कोई प्यारी सी पिक्चर अगर अवेलेबल है, तो भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अपनी कोई पिक्चर देख लेता हूँ। पिक्स पिक्स पिक्स, मेरी पिक्स कहाँ है यार? मेरी ये देखो, मेरी एक अच्छी सी पिक्चर आ गई ना यार। इस पिक्चर को जरा अपलोड करके चेक कर लेते हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहा है मेरी पिक्चर को? नहीं, देखो ये अपलोड ही नहीं हो पा रही, क्योंकि मैक्सिमम साइज क्या है, 300 KB का अलाउ है। अब देखो, अगर मैं अपनी छोटी फाइल को चूज करता हूँ, आपने सही वाली पिक्चर को चूज करना है जिसके अंदर लाइट बैकग्राउंड हो, ब्लू कलर का। भाई याद रखिएगा, कैप पहन के या मोबाइल के अपने 2 पिक्सल के कैमरे से आपने पिक्चर नहीं खींचनी, खुदारा किसी दुकान से आके पिक्चर एक प्रोफेशनल खिंचवाओ। अब मैं पिक को जब अपलोड करूंगा ना, तो अब देखो क्या ये पिक्चर अपलोड हो गई, ये देखो ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है। अब ये आगे क्या कह रहा है? आगे कहता है कैंडिडेट्स विद द एचएससी पार्ट 2 पासिंग ईयर 2025 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एचएससी पार्ट 1 मार्कशीट। यानी कि ये कहता है कि भाई वो तमाम बच्चे जिनका अभी सेकंड ईयर या ए लेवल्स, वो तमाम बच्चे जिनका सेकंड ईयर अभी जाके खत्म होगा 2025 के अंदर, वो सेकंड ईयर के पेपर्स देंगे, वो अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डालेंगे। एक चीज जहन में रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, वो तमाम बच्चे जो रिपीटर्स हैं, इंप्रूवर्स हैं, सप्ली वाले हैं, भाई आपका लास्ट ईयर इंटर एंड हो चुका था, आप फर्स्ट ईयर की मार्क्स नहीं डाल सकते। आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स नहीं डाल सकते। अगर आप रिपीटर के बच्चे हो, तो आपके लास्ट परसेंटेज ही काउंट होगी। भाई अगर आप सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो आपकी लास्ट परसेंटेज थी वही काउंट होगी, आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स डालने की इजाजत नहीं है। जिन बच्चों का सेकंड ईयर इस साल 2025 में पेपर वो देंगे, वो खाली फर्स्ट ईयर के मार्क्स डालेंगे। या जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं, वो ओ लेवल्स की यहाँ पे इक्विवेलेंसी अपनी अपलोड करेंगे, उसकी मार्कशीट यहाँ पे डालेंगे। तो मैं चूज फाइल करके कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ।
मैं अपनी पिक्चर ही डाल देता हूँ, खैर है, बाद में जब एनईडी वाले देखेंगे तो देखेंगे मुझे। सही है ना। ये देखो मैंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये मेरी मार्कशीट यहाँ पर आ गई। अब मैं जाऊंगा सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। अब फाइनली मेरे पास यहाँ पे लास्ट स्टेप आ गया। ये लास्ट स्टेप क्या है? फीस वाउचर का। अब देखो फीस वाउचर, इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी की पहले राउंड की फीस है 5,000 रुपए। यानी कि इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस बिल्कुल इंक्रीज करके नस के मुकाबले की कर दी है भाई। तो भाई नस की भी इस साल की जो किसी भी टेस्ट की फीस थी 5,000 रुपए थी। तो एनईडी के राउंड वन की फीस भी क्या है? 5,000 रुपए है। और एनईडी के राउंड टू की फीस अगर आपने राउंड वन दिया हुआ है तो वो होगी आपके पास 2,500 रुपए के करीब। अब देखो इस फीस के ऊपर आपके पास 0% टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन सेल्फ फाइनेंस फीस एज पर द फाइनेंस एक्ट। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप सेल्फ फाइनेंस की फीस भी पे कर रहे होते हो तो सेल्फ फाइनेंस की फीस कैसे पे होती है? आप उसका पे ऑर्डर बनवाते हो। आप अपने बैंक जाओगे, बैंक जाके पे ऑर्डर बनवाओगे। और वो पे ऑर्डर बनवाओगे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एनईडी के नाम पे। किसके नाम पे बनवाओगे? डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एनईडी के नाम पे। ये फीस आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। एनईडी की जो टेस्ट की फीस है ये आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। आप या तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाओगे, नहीं तो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जाओगे, या तो एनईडी के बाहर वाले बैंक चले जाओ। एनईडी के बाहर दो बैंक मौजूद है। नेशनल बैंक की ब्रांच भी एनईडी के बाहर मौजूद है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी मौजूद है। आपने खाली इन्हीं दोनों बैंकों में जाना है। नहीं तो आप पर्टिकुलरली आपके इलाके के अंदर कोई भी हबीब मेट्रो बैंक की ब्रांच है, कोई भी नेशनल बैंक की ब्रांच है, आप वहां जाके फीस पे कर सकते हो। याद रखिएगा जब तक फीस पे नहीं करोगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो भैया आपने क्या करना है? सिंपल तरीके से आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, हर दफा बच्चे गलती करते हैं कि गलत बोर्ड या गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बाद में जाके फिर वो रो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि सर हमारे टेस्ट में इतने अच्छे नंबर हमें सीट नहीं मिल रही। भाई आप कोई गलती करोगे तो आप दूसरे को अपनी सीट गिफ्ट के तौर पे दे रहे हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तभी एनईडी कह रहा है कि भाई बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दी रजिस्ट्रेशन फीस, आप पहले कंफर्म कर लो कि भाई वाकई में आपका इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है, आपका ग्रुप प्री इंजीनियरिंग का है, आपका डोमिसाइल सिंध का है। मैं कंफर्म करता हूँ इन तमाम डेटा को, तो ये प्रोसीड करने पे चला जाएगा। अब जब ये प्रोसीड करने के ऊपर जाएगा तो देखो ये मेरे पास पर्टिकुलरली मेरा फीस वाउचर आ गया। ये मेरा फीस वाउचर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? ये मुझसे कह रहा है कि भाई अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ओके, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन इसने दिया हुआ है। ओके, वेरी गुड यार, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन इसने दिया हुआ है। सही है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ट्रांजेक्शन स्लिप आपको बैंक जाके सबमिट करवानी है तो बैंक जाके सबमिट करवाने के लिए फीस वाउचर ये इस तरीके से आ जाएगा। आप इस फीस वाउचर को डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करके प्रिंट करवाओगे। प्रिंट करवा के पर्टिकुलरली आप फीस वाउचर को बैंक ले जाके पे करवाओगे। अदरवाइज अगर कोई बच्चा ऑनलाइन फीस पे करना चाहता है तो ये पहली दफा एनईडी ने ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन फीस आपने कैसे पे करनी है उसका उन्होंने तरीकेकार बताया हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन फीस पे करना चाहते हो तो 21 तारीख तक, यानी कि ये वाउचर 21 तारीख तक आपके पास वैलिड है। यानी कि आप फॉर्म को 21 तारीख तक, आप मई की 21 तारीख तक फॉर्म पे फिल कर सकते हो। यानी कि एनईडी का टेस्ट 24 मई को होगा। कंफर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल गई। अब आपने करना क्या है? आपका जो भी ऑनलाइन बैंक है और वहां पे आपने अपने ऑनलाइन बैंक के ऑप्शन पे जाना है। जो भी आपके पास मीजान बैंक है, जैस कैश है, इजी पैसा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आपके पास एचबीएल है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, सिंध गवर्नमेंट बैंक है, कोई भी बैंक आपके पास आ रहा है, अस्करी बैंक आ रहा है, फैसल बैंक आ रहा है, आपने अपने ऑनलाइन बैंक को ओपन करना है। उसके बाद आपने सिंपल तरीके से जाना है क्विक पे के ऊपर। क्विक पे के ऑप्शन के ऊपर आप जाओगे। क्विक पे के ऑप्शन पे जाने के बाद आप जाओगे बिल पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर। बिल पेमेंट्स का ऑप्शन देखोगे, वहां पे आपके पास होगा बिल कैन बी पेड बाय यूजिंग द कंज्यूमर नंबर। ये आपका कंज्यूमर नंबर है मेरा। अगर मुझे अपनी फीस पे करनी है तो मेरा एक कंज्यूमर नंबर है। मैं इस कंज्यूमर नंबर को वहां पे डालूंगा। एंटर करने के बाद मेरे पास ये फीस आ जाएगी। तो 5,000 रुपए की मैं फीस को करूंगा। सही है ना। 5,000 रुपए की मैं फीस को सिंपल तरीके से जाके पे अप कर दूंगा। पे करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। ऑनलाइन पे करने का एनईडी ने इस दफा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप क्विक पे के जरिए ऑनलाइन पे कर सकते हो। आपके पास इजी पैसा है, जैस कैश है। आप सिंपल तरीके से जाओगे कहां पे? आप जाओगे क्विक पे के ऑप्शन के ऊपर। अगर आपको ना समझ में है, यूट्यूब अवेलेबल होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बिल पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर इजी पैसा आपकी एप्लीकेशन को ओपन करो ना तो वहां पे बिल पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो क्विक पे पे जाके आपने इस कंज्यूमर नंबर को, जो भी आपका कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, उसको जाके एंटर करोगे और आपको वो फीस शो कर देगा आपकी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए की फीस को आप पे करोगे। पे करने के बाद आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। जब आपकी फीस पे हो जाएगी उसके बाद ये देखो यहाँ पे गाइडलाइन भी दी हुई है। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन पेमेंट करना समझ में ना आए तो एनईडी ने इस दफा गाइडलाइन भी दी हुई है किस तरीके से आपने क्विक पे को इस्तेमाल करना है। आपका कोई भी बैंक आ रहा है, कोई भी आपका बैंक आ रहा है, आप उसके जरिए पे कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास मीजान बैंक है। सही है ना। मीजान कहाँ गया भाई? मीजान। कोई भी बैंक आ रहा है, वैसे तो आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट सपोज आपका मीजान बैंक आ रहा है। तो मीजान बैंक के अंदर कैसे करोगे? आप इसको लॉग इन करोगे।
बिल पेमेंट्स में जाओगे, ऐड बिल के ऊपर जाओगे, मोबाइल नंबर के ऊपर सेलेक्ट करोगे, क्विक पे के ऑप्शन पे जाओगे, कंज्यूमर नंबर डालोगे, फिर आपके पास क्लिक नेक्स्ट करोगे, जो भी पासकोड वो आपको देगा उसको सेलेक्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, फिर क्लिक पे नाउ के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की स्क्रीन आएगी, उसको पे कर दोगे। सही है। लेट सपोज कोई बंदा इजी पैसा एप्लीकेशन के जरिए पे कर रहा है, तो इजी पैसा के ऊपर जाओगे, जो मोर का ऑप्शन होता है ना उस पर क्लिक करोगे, अदर्स के अंदर जाओगे तो बिल पेमेंट आ जाएगा, जो बात मैंने आपको बताई थी। फिर क्विक पे आपको दिख जाएगा, वहां पे कंज्यूमर नंबर डालोगे, क्लिक नेक्स्ट करोगे, कंफर्म डिटेल्स के ऊपर जाके आपकी डिटेल शो हो रही होंगी, तो वहां पे पे कर दोगे। तो भाई इजी पैसा एप्लीकेशन पे ये होगा। जैस कैश के जरिए पे करना चाहते हो तो जैस कैश पे किस तरीके से पेमेंट होगी, लॉग इन टू योर जैस कैश मोबाइल एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन गिवन होगा, उस पर जाओगे, क्विक पे के मेथड को सेलेक्ट करोगे, कंज्यूमर आईडी डालोगे, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, अपना जो एम पिन वगैरह होगा वो डालोगे, प्रोसीड टू दी पे कर दोगे। सही है। इसी तरीके से हर बैंक के बारे में यहाँ पे गिवन है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा आसान होता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ज्यादा बेहतर है वो। जब आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, उसके बाद क्या है, whatever is the payment mode other than the online, it is mandatory to print out the transaction slip by clicking on get transaction slip and procedure प्रोड्यूस इट टू द बैंक। या अब ये क्या कह रहा है जरा समझो। ये कह रहा है कि भाई तुम कोई भी पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हो, अगर आप पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलरली आप बैंक जाके सबमिशन करवा रहे हो, या आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, आप कोई भी पेमेंट का मेथड इस्तेमाल कर रहे हो ऑनलाइन के अलावा वाला, तो ये जरूरी है कि जो बैंक की कॉपी आपको होती है ना, जो एक आपकी कंज्यूमर कॉपी होती है, वो अपने पास सेव करके रखो। ये कह रहा है कि भाई लेट सपोज ये जो आपकी डिपॉजिटर स्लिप है, ये जो आप बैंक जाके सबमिट करवा रहे हो, इसमें देखो एक कॉपी क्या होगी, एक कॉपी आपकी होगी, तो इस कॉपी को अपने पास संभाल के रखो। ये एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये बैंक कॉपी है, ये बैंक वाला ले लेगा, और ये जो कैंडिडेट कॉपी है इसको अपने पास रखिएगा संभाल कर। सही है ना। और ये कॉपी टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और अगर आपके पास ये वाली कॉपी आपको इंटरव्यू के टाइम पे अपने आप को दिखानी पड़ सकती है। सही है। तो ये वाला काम एनईडी आपसे कह रहा है। अब आपने करना क्या है, वापस से मैं अपने उसके ऊपर चला जाता हूँ, होम के ऊपर। सही है। मैं अपने होम पे चला जाता हूँ। तो इस तरीके से जब आप फीस को पे कर दोगे ना, याद रखिएगा, जब आप फीस को पे कर दोगे तो एनईडी का जो पहला टेस्ट है यह है 24 मई को। उससे 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा। आप अगर 7 अप्रैल को आप फॉर्म फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 अप्रैल को भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनईडी का टेस्ट बेटा 24 मई को आ रहा है, 10 अप्रैल को पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई आप थोड़ा सा लेट पे करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, आपका फॉर्म थोड़ा लेट सबमिट होगा, तो भाई आपका टेस्ट की जो डेट होगी वो दूसरे तीसरे दिन की होगी, तो उसमें फायदा ये होता है आपको पहले दिन का एक आइडिया मिल जाता है। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। तो भाई आपका जो एडमिट कार्ड वाला स्टेप होगा ना, ये उस वक्त खाली ओपन होगा। ये जो एडमिट कार्ड वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 8, ये आपके पास, इस स्टेप को आपने देखते रहना है। अगर आपकी पिक्चर को, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर को या किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया जाता है ना, तो ये उसको यहाँ पे इनकरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई देखो जैसे मेरी फोटोग्राफ अभी रिसीव्ड हो गई है, मगर क्या ये फोटोग्राफ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे ऑप्शन एक आ जाएगा। अगर करेक्ट होगी तो यहाँ पे 2 से 3 दिन में यस लिखा हुआ आ जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है, आपका एडमिट कार्ड वो इसी इधर ही स्टेप नंबर 8 से डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड। ये देखो अभी ये लिंक अवेलेबल नहीं है, ये जो लिंक है ना मैं इस पर क्लिक करूँ, ये अवेलेबल नहीं है। जब एनईडी के टेस्ट से 2 दिन पहले ये लिंक अवेलेबल होगा, तो आपने अगर अपने फॉर्म की फीस पे करी भी होगी तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा कि आपकी टेस्ट की डेट कौन सी है, आपके टेस्ट का टाइम क्या है, आपका टेस्ट किस डिपार्टमेंट में कंडक्ट होगा। एनईडी का टेस्ट कराची में कंडक्ट होता है, और एनईडी का जो थर कैंपस है वहां पे भी कंडक्ट होता है, तो इंटीरियर सिंध के बच्चे थर कैंपस जाके भी टेस्ट दे सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल अभी लिखा हुआ आ रहा है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब रिमार्क्स नहीं आ रहे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके रिजेक्ट होंगे तो वो भी लिखे हुए यहाँ पे आ जाएंगे। सही है। इसके अलावा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखना चाहते हो कि भाई आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो बात की कहानी, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपका काम सिर्फ तैयारी करने का है। तो भाई ये देखो, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं वापस जाऊं, अगर मैं वापस होम के ऑप्शन पे जाऊं, तो भाई ये आपने इस तरीके से अपने 7 स्टेप्स को फिल करना है। 7वां स्टेप जो है फीस पे करने वाला है। जब आप फीस पे कर दोगे तो उसके विद इन 3 to 4 डेज के अंदर आपके पास यहाँ पे स्टेटस आपका ये हो जाएगा। जब आप फीस पे कर दोगे ना, जब आप फीस पे कर दोगे उसके बाद ये कंफर्मेशन का यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जब आप फीस पे कर दोगे उसके 3 to 4 डेज के अंदर ये आपका जो फीस वाला कॉलम होगा उसको रेड कर देगा, ग्रीन कर देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी फीस सबमिट हो गई है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके पास कब आएगा, एडमिट कार्ड आपके पास आएगा टेस्ट से कुछ दिन पहले। टेस्ट से कुछ दिन पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब जरा हम वापस आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। देखो भाई, मैंने आपको कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर फॉर्म फिल करने का तरीका सिखाया, मगर देखो फॉर्म फिल करना बात की कहानी है। फॉर्म फिल करना बहुत बात की कहानी है। खुदारा सबसे पहले इस चीज को जहन में रखो, असल चीज तैयारी करना है। जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना अच्छा मैटर करेगा। भाई फॉर्म आप पहले दिन फिल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म आप जाके
20 मई को फिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तमाम बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि भाई फॉर्म अपना मई के अंदर फिल करो, अभी अप्रैल में फिल करने की जरूरत नहीं है, ताकि एटलीस्ट आपको पहले दिन के एमसीक्यूज का आइडिया हो जाए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई पहले दिन एनईटी के राउंड में कैसे एमसीक्यूज आए थे। एनईटी का टेस्ट नॉर्मली आपके पास 2 से 3 दिन का चल रहा होता है, यानी कि आपके पास 2 से 3 दिन एनईटी का टेस्ट चलेगा। तो मैं तमाम बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि वो कभी भी पहले महीने के अंदर या अभी जो आपके पास अप्रैल के अंदर फॉर्म फिल ना करें, अप्रैल की एंड डेट्स पे फॉर्म फिल करें, ताकि ताकि आपको एंड की डेट्स मिल सके, ताकि आपको तैयारी का मैक्सिमम टाइम मिले। अभी का जो काम है सिर्फ तैयारी करने का है, खुदारा तैयारी करो। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि एनईडी का टेस्ट आपके पास जो 24 मई को आ रहा है राउंड नंबर 1, आपके पास अभी भी टाइम अवेलेबल है तैयारी करने का, अगर आप लग के तैयारी करते हो, मेहनत से तैयारी करते हो। इसीलिए मैंने इसके लिए काविश करी है। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर मेरा अपना घर है, एनईडी के अंदर मेरे से ज्यादा एडमिशन किसी के नहीं हो सकते। लास्ट ईयर एनईडी की जो पहली पोजीशन थी रमीज कामरान की, राउंड नंबर 1 के अंदर मेरे बैच का बच्चा था, ये मेरे राउंड नंबर 1 में 96 नंबर लेकर आया था। इसके साथ मैंने एक पॉडकास्ट करी थी, अगर आप यूट्यूब पर जाके लिखो एनईडी राउंड 1 पोजीशन होल्डर रमीज कामरान, ये पॉडकास्ट भी आ जाएगी। राउंड 2 का पोजीशन होल्डर भी मेरे पास का है। पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर दोनों राउंड्स के अंदर पहली पोजीशन नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों राउंड्स के अंदर 95 प्लस के स्कोर थे बच्चों के। इसके अलावा एनईडी के अंदर लास्ट ईयर मोर देन 44 प्लस बच्चों का 90 प्लस का स्कोर था। मैं 80 वालों की बात नहीं कर रहा, 80 वाले तो 100 से ज्यादा होंगे, 200 ज्यादा होंगे, 300 ज्यादा होंगे। 44 से ज्यादा बच्चों का 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर था। आप चाहें तो मैं उनके आपको नाम भी दिखा सकता हूँ। अहमद रजा, तकी, वसी मुजम्मिल, अरसला खान, बिस्मा शाहिद, सोहेब अली। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनईडी के अंदर लास्ट ईयर मोर देन 1200 प्लस बच्चों का मेरे एडमिशन हुआ था। एनईडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है, एनईडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है। तो भाई एनईडी में लास्ट ईयर मोर देन 1200 प्लस बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो भाई बताने का मकसद ये है कि देखो, आप एनईडी की अगर तैयारी कर रहे हो, मेरी एक बात पे अमल कर लो, तैयारी करने का अभी भी टाइम अवेलेबल है। अपने सेकंड ईयर पे फोकस ना करो भाई, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन होगा। एनईडी का टेस्ट 60% काउंट होगा, यानी कि टेस्ट का वेटेज 60% है। बाकी 40% आपका फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी या ओ लेवल्स की परसेंटेज काउंट होगी। जिन बच्चों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है उनका कंप्लीट एचएससी काउंट होगा। अदरवाइज अगर आप अभी सेकंड ईयर के पेपर दोगे तो आपकी बाकी 40% फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। या फिर अगर आप अभी ए लेवल्स के अंदर हो तो आपकी 40% ए लेवल्स की परसेंटेज काउंट हो रही होगी। 60% टेस्ट का वेटेज है, यानी कि आपकी अगर इंटर के अंदर फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम भी है, अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो बेटा ज्यादा चांसेस है आपके एडमिशन के। टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो आपके लिए फायदेमंद चीज है। तो भाई इसी चीज को जहन में रखते हुए मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, अभी इंट्रोडक्शन क्लासेस हमारी बैच की हो चुकी हैं। इस बैच का फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भाई इस बैच के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर आपको मैथ्स की भी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी, फिजिक्स की भी करवाई जाएगी, केमिस्ट्री की भी करवाई जाएगी, कंप्यूटर की भी करवाई जाएगी। अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है तो आपको बायो की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड का, कंप्यूटर की तैयारी कवर करवाई जाएगी, इंग्लिश की तैयारी कवर करवाई जाएगी। अगर आप एनईडी के साथ दाऊद की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, नस की कर रहे हो, आईबीए की, बीबीए की कर रहे हो, एचसीएस की कर रहे हो, या फिर आप अगर यूईटी के राउंड 2 की तैयारी कर रहे हो, आप अगर जीआईके की कर रहे हो, कॉमसेट की कर रहे हो, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे बच्चों की पोजीशन है। तो भाई आपको इस बैच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी बेकार इंस्टीट्यूट की तरह ये नहीं होगा कि एनईडी के सिर्फ पढ़ाई करने की फीस 40,000 रुपए अलग है और एनईडी नस की फीस 8,000 रुपए है, इस तरह के इंस्टीट्यूट भी बैठे हुए हैं। तो भाई ऐसी कोई फनकारी नहीं होगी। मेरे पास पाकिस्तान के टॉप के इंस्टीट्यूट के टीचर्स होते हैं जो कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। मैं आपको अपना रिजल्ट भी शोकॉस कर सकता हूं कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा बैच का ये होता है कि तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर होगा। एक दफा हम आपका कोर्स मई के अंदर एंड करेंगे बिफोर एनईडी राउंड 1, और एक दफा आपका कोर्स हम कवर करेंगे एनईडी राउंड 2 से पहले। यानी कि इस एक बैच के अंदर, एक फीस के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी, बल्कि एनईडी के राउंड 1 की तैयारी भी होगी, राउंड 2 की तैयारी भी होगी। एनईडी के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी भी कवर अप होगी। आप अगर मेडिकल का कोई बच्चा है, प्री मेडिकल का अगर कोई बच्चा है, तो आपकी ना सिर्फ एमटीकेट की तैयारी होगी बल्कि एनडीटी के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, सीएस की तैयारी भी इसमें कवर अप होगी। एक एक चीज आपको बैच में पढ़ाई जाएगी। हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, वो लाइव क्लासेस जूम की एप्लीकेशन के थ्रू होती हैं और हमारे पोर्टल्स के ऊपर आपको फिर उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो भी लाइव क्लास होती है आपको उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। इसके अलावा
सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल रही होती है। सबसे खास बात भाई, यूट्यूब के लेक्चर्स के अंदर और बैच के लेक्चर में डिफरेंस ये होता है कि भाई बैच के अंदर जो रीसेंट पेपर्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं, जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के आपको पास पेपर्स भी क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो रीजन है कि मेरे बच्चों का सबसे हाईएस्ट मेरिट है, सबसे हाईएस्ट स्कोर है। अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशंस होती हैं, तो उसके पीछे मेजर रीजन मेरे टीचर्स होते हैं, मेरे असतज़ा होते हैं, जो कि बैठ के बड़ी मेहनत करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, आपके ग्रैंड टेस्ट, आपके एफएलपीज, आपके एनईडी के पास पेपर्स के ऊपर टेस्ट, फास्ट के पास पेपर्स के ऊपर टेस्ट, आईबी के पेपर्स के ऊपर टेस्ट, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि वीडियो सॉल्यूशन भी आपको साथ में दिया जाता है कि आप कहां पे फंस रहे हो, कहां पे गलती कर रहे हो। आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि भाई किस चीज को आपने कैसे एस करना है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, आपको वो भी कवर किए जाते हैं। आपको प्रॉपर्ली तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है बेटा वो सारा का सारा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस आपकी अलग होती है, डाउट क्लासेस आपकी अलग होती है। डाउट क्लासेस का मतलब है कि अगर आप किसी पास पेपर के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हो, प्रैक्टिस मटेरियल प्रॉब्लम कर रहे हो, वो आपकी अलग से लाइव क्लासेस होती है। मेरे पास तमाम सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रॉपर्ली फैकल्टी टीचर्स होते हैं, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज हैं, डिफरेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं, या फिर अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जिन्होंने बहुत मशहूर काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सर साद वकार ओरेकल का इंजीनियर है वो। मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दी Lamar University, that is from the Texas State University, as well as I have a word in the GSK, that is the GlaxoSmithKline। सर बिलाल जिया हो गए, फिर से किताब लिखी हुई उन्होंने बैठ के, वो के इलेक्ट्रिक के डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं। इसके अलावा बेतहाशा फैकल्टी हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज बैठे हुए हैं, बैरिया कॉलेज के एचओडीज बैठे हुए हैं, हमारे पास दूसरे कॉलेज के एचओडीज बैठे हुए हैं। तो भाई आपको बेस्ट तरीके से पाकिस्तान की बेस्ट की फैकल्टी आपको पढ़ाती है एक एक चीज। आपको इस बैच का फायदा ये होता है कि अगर आप बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आईबीए के, बीबीए की, सीएस की, या इंजीनियरिंग साइड की, आपको हम दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग अलग फीसेस देनी नहीं पड़ती। सेकंड नंबर के ऊपर मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा। लास्ट ईयर एनईडी के अंदर मोर देन 44 प्लस स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस का स्कोर था। अहमद रजा 93 नंबर, तकी सिद्दीकी 91 नंबर, वसीम मुजम्मिल 91 नंबर, अरसला खान 90 नंबर, बिस्मा शाहिद 91 नंबर, जोहेब अली 93 नंबर, अरीबा जावेद 93 नंबर, अदीना फला 91 नंबर, मोहम्मद उमर 91 नंबर, मनाहिल बतूल 94 नंबर, आयशा नोमान 93 नंबर, लुबाबा बतूल 92 नंबर, अब्दुल वासे 91 नंबर, मोहम्मद माज 92 नंबर, मिशल तिलावत 90 नंबर, सैयद मेहदी 90 नंबर, मोहम्मद हसन अरसलान 90 नंबर, मोहम्मद उमर हमीद 90 नंबर, वसी मुजम्मिल 90 नंबर, वली रजा 93 नंबर, तुलैया तोहालिया फयाज 93 नंबर, युमना मारूफ 92 नंबर, मोहम्मद दानिश 92 नंबर, दोबारा रिपीट हो गया, फातिमा आसिफ 91 नंबर, मोहम्मद उमर 93 नंबर, रामीन सिद्दीकी बैच नंबर 5 90 नंबर, आयशा फातिमा 93 नंबर, मोहम्मद हसन जाहिद 92 नंबर, सैयद हम्माद 93 नंबर, अब्दुल हसीब 91 नंबर। माशाल्लाह से ये मेरा स्टार किड था भाई अब्दुल हसीब। ये आईबीए के अंदर आज बैठा हुआ है, इसका आईबीए के अंदर भी टॉप पोजीशन थी, इस बच्चे का हबीब के अंदर भी टॉप पोजीशन थी, इस बच्चे का एनईडी के अंदर भी टॉप पोजीशन थी। वन ऑफ माय फेवरेट किड। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे याद रह जाते हैं आपको। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये मेरे स्कोर्स हैं, ये मेरे बच्चों के मार्क्स हैं। मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहूंगा, खुदारा अभी फौरन से फॉर्म फिल मत करिएगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे ही आपके पास अप्रैल के एंड के अंदर या मई के स्टार्ट में बैठ के फॉर्म फिल करो, तैयारी अपनी आज से आगाज करो। तैयारी के लिए अभी भी टाइम है। सिर्फ पास पेपर्स कवर करने से कभी भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे। सिर्फ पास पेपर्स कवर करने से कभी भी रमीज कामरान या सिराजुल हक नहीं बन सकते। सिर्फ पास पेपर कवर करने से तुम पास भी नहीं हो सकते बेटा, पहले बता रहा हूं। तो आपको तैयारी पूरी करनी है, क्योंकि एनईटी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने प्री मेडिकल से इंटर किया है, क्या मैं एनईटी में सीएस जा सकता हूं? तो बिल्कुल बेटा, एनईटी के अंदर आपकी सीट्स अवेलेबल है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो को देखिएगा। अगर कोई बच्चा रिपीटर है तो बेटा आपकी लास्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी, अनलेस अनटिल आपके न्यू इंटर का रिजल्ट ना आ जाए। तो आपकी जब तक लास्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी, जो कि नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, जब तक आपको रिपीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि भाई आपके लास्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी। या फिर आप एनईटी जाके बात कर सकते हो। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो एडिशनल मैथ्स का इस साल एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई आपका रिजल्ट भी ऑल्दो एडिशनल मैथ्स का नहीं आएगा, मगर एनईडी आपको एक फेवर देता है। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपका एडिशनल मैथ्स का चूंकि रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की या बायोलॉजी के नंबर थे ना, वही आपके काउंट होंगे। और आपको एनईडी जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी डायरेक्टर ऑफ एनईडी एडमिशन। डायरेक्टर ऑफ एनईडी एडमिशंस का नाम है डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं।
मेरे मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बेहतरीन उस्ताद थे, मेरा जाके सलाम जरूर कहिएगा कि सर हाशिम ज़िया आपके तस्करा कर रहे थे, मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं डॉक्टर आमिर इकबाल साहब। तो आपने जाके क्या करना है, उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उस एप्लीकेशन में आप लिखोगे कि भाई मैंने अपना इंटर प्री मेडिकल में करा था, और अब चूंकि मैं एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा हूं या दे रही हूं, और जिसका रिजल्ट आएगा बाद में, तो अब चूंकि मैं एडिशनल मैथ्स के अंदर अपेयर हो रहा हूं, तो भैया जाहिर सी बात है मैं प्री इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो चुका हूं। मैं चूंकि अब प्री इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो चुका हूं, तो अब की मुझे प्री इंजीनियरिंग की सीट्स मिलनी चाहिए। तो आप डॉक्टर आमिर इकबाल साहब के ऑफिस विजिट करोगे। आजकल वो डीन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एनईडी के अंदर, तो डीन ऑफ मैकेनिकल है डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, और डायरेक्टर ऑफ एनईडी एडमिशन कमेटी भी है डॉक्टर मोहम्मद तुफैल साहब होंगे, नहीं तो डॉक्टर आमिर इकबाल साहब होंगे। तो डॉक्टर आमिर इकबाल साहब के पास आपने जाना है, चैट जीपीटी से एक अच्छी सी एप्लीकेशन तैयार करो, उस एप्लीकेशन को लिख कर डॉक्टर आमिर इकबाल साहब के ऑफिस में सबमिट करवा दोगे। सही है, मेरा सलाम लाजमी तौर पर उन्हें कहिएगा, मेरे बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं। भाई जो कुछ आप जिंदगी में करते हो अपने उस्तादों की वजह से करते हो, तो हमेशा उस्तादों का एहतराम हमेशा मलूज़े खातिर आपको रखना चाहिए। खैर, कहने का मकसद क्या है कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है इस वीक से, इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए, अगर आप चाहते हैं कि आप फास्ट में, नस में, यूईटी में, आईबीए के अंदर एडमिशन हासिल करें। इस बैच की खास बात यह कि आपको पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा इस बैच के अंदर। तो मैं लाजमी तौर पे आपको अपनी बैच की क्लास के अंदर देखना चाहूंगा इंशाल्लाह ताला। जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।